जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह अपने इस एमसीक्यू फैक्ट्री बाय हरि के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे आहट सभ्यता और आहट सभ्यता से जुड़े हुए जो फैक्ट्स है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने को जाननी जरूरी है, या कहूँ मैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपने को जानने जरूरी है, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न है। तो वो सभी प्रश्न मैंने इस अपने छोटे से वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश की है। एक भी एक भी फैक्ट इस वीडियो से बाहर नहीं है, और अब तक के जितने भी परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न वो सब भी इसमें शामिल है। यानी कि आप देखोगे इसको कि जो भी मैंने एक एक प्रश्न दिया है, एक एक फैक्ट दिया, उसको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट भी किया मैंने, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये प्रश्न कभी ना कभी पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपके आने वाले एग्जाम एलडीसी, सीईटी, लैब असिस्टेंट, वनपाल, इन सब एग्जाम के अंदर ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए चलते हैं अपन वीडियो की ओर। तो चलिए, अपना पहला प्रश्न ये है कि आहट सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न है, यानी कि अपन लो से लेकर हाई लेवल की ओर चलेंगे। इसमें पहला प्रश्न, आहट सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है: ताम्रवती नगरी, सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति या कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या अपने पास? ताम्रवती नगरी। आपको पता है कि तांबे के उपकरण या तांबे के बर्तन ज्यादा मिले थे, तांबे के लाने की भट्टी मिली थी, तो जिस कारण अपन कहे कि एक तरह से यह ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। अब इसको चलते अपन इसके बाद में कि कुछ फैक्ट्स है जो आपको जानना जरूरी है। ये क्या है कि हर फैक्ट्स को लेकर मैं प्रश्न बनाने जाऊंगा तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट प्रश्नों के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि आहट सभ्यता को जब पढ़ने लगे अपन, तो पहले अपने पास चीज होती है कि खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, कौन से वर्ष किया, तो वो अपन देखेंगे। 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास, जिसको अपन बोलते हैं ए के व्यास, ये ध्यान रखना, इसने खोज की थी और इन्होंने ही उत्खनन किया था प्रथम बार। तो आप कह सकते हो कि प्रथम बार जिसने खोज की उसी ने उत्खनन किया 1953 के अंदर। आपको याद होगा कालीबंगा सभ्यता 1952 के अंदर पी अमलानंद घोष के द्वारा पहली बार इसकी खोज की गई, और उत्खनन कब किया गया था? 1961 से 69 के मध्य। अपन कहे कि बीबी लाल और बी के थापर के साथ किया गया। उसके साथ में दो तीन सहयोगी और थे जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताए। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उन तीन सहयोगियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो भी जरूर देखें। 1956 के अंदर आरसी अग्रवाल ने, और 1961-62 के अंदर किसने किया? एच डी सांखलिया और वी एन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। यदि पूरा नाम कभी आ जाए अपने पास तो आपको क्या याद रखना है? वीरेंद्र नाथ मिश्र जो थे, उन्होंने भी इसके साथ मिलकर उत्खनन किया। तो प्रश्न पूछा गया है कि उत्खनन जो आहट सभ्यता का जो तीसरा उत्खनन था, एक तरह से अपन कहे तो, वो किसके निर्देशन में हुआ? तो दो लोग थे, एच डी सांखलिया और वी एन मिश्र। दूसरा उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी का मतलब क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल, और ए के व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास। आप भूले नहीं, 1953, 1956, 1961, 62। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, एच डी सांखलिया, वी एन मिश्र। ठीक है, आगे चलते अपन कि यह सभ्यता एक मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई थी, जिसे धूलकोट या मृतकों का टीला कहा जाता था। इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, आप याद रखना, धूलकोट या मृतकों का टीला। एक से कह के बहुत बड़ा धूल का टीला हुआ था, ये मिट्टी का टीला था, और जिसके जब वो उत्खनन किया था उस मिट्टी के टीले को खोदा गया एक तरह से अपन कहे, और फिर उसके अंदर से अपने को बहुत सारी सभ्यता मिली, और जिसे अपन आहट सभ्यता के नाम से जानते हैं। और अपन देखें कि क्या है इस बारे में, तो कुछ चीजें हैं जिसमें कहते हैं कि दूसरा नाम क्या था? ताम्रवती नगरी थी। और कहते हैं कि क्यों कहते थे? तांबे के औजार और उपकरण बर्तन मिलने के कारण इसको ताम्रवती नगरी कहा गया। और प्राचीन नाम इसका आगाटपुर था। ये भी याद रखना है अपने को कि आहट का प्राचीन नाम कौन सा था? तो आगाटपुर, आगाटपुर कहते थे आहट को। यह 4000 वर्ष पुरानी ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो ये भी कभी प्रश्न पूछे तो आप याद रखना, अपन कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी थी? कांस्य युगीन थी, एक तरह से कहे तो। ये कौन सी है? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें अपन और भी इसमें समझने में आसानी रहेगी। जिसमें अपने पास प्रश्न है, आहट सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, गलत पूछा गया, कौन सा कथन गलत है, तो आप ध्यान रखिए कि आहट वासी तांबा गलाने से जानते थे क्योंकि इसको ताम्रवती नगरी बोलते थे, तो ये तो सीधी सी बात है। फिर अपन कहे कि चावल से परिचित नहीं थे क्या? नहीं, चावल से परिचित थे। प्रमुख फसल क्या थी? वो चावल ही थी। तो याद रखना है अपने को कि आहड़ वासी जो थे, प्रमुख फसल क्या थे? चावल थी। धातु का काम अर्थव्यवस्था का साधन था, धातु यानी तांबा अर्थव्यवस्था का साधन था, बिल्कुल था। काले लाल मृदभांड मिले, एकदम सही बात है, काले और लाल मृदभांड मिले, तो ये तीन ऑप्शन सही है।
एक ऑप्शन यह गलत है क्योंकि चावल से ये परिचित थे। ठीक है, आगे चलते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। ये अपन ने बता दिया मैंने, ए सी डी सही है, दूसरे सब गलत है। फिर अपन देखते हैं कि क्या क्या इसमें विशेष है। वो देखना है कि तांबा उद्योग प्रमुख था, जरूर था। तांबे को पिघलाने का काम होता था यहाँ पर। इसके अलावा लोहे के अवशेष भी मिले थे, परंतु चांदी के अवशेष नहीं मिले। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है, मैंने आगे प्रश्न रखा है कि कौन सा जो धातु वो नहीं मिला था, चांदी नहीं मिली थी, ये ध्यान रखना। फिर अपन कहते हैं कृष्ण लोहित ब्लैक एंड रेड संस्कृति थी, ये याद रखना। कृष्ण लोहित ब्लैक एंड रेड संस्कृति थी, जिसमें काले और लाल रंग के मृदपांड, मृदपांड का मतलब क्या है, मिट्टी के बर्तन। तो आप कह सकते हैं कि कृष्ण लोहित संस्कृति किसमें थी, आहड़ सभ्यता के अंदर थी। कृष्ण लोहित संस्कृति किसमें थी, आहड़ सभ्यता के अंदर थी, और जिसमें काले व लाल रंग के मिट्टी के बर्तन या मटके मिले थे। नेक्स्ट अपने पास 3 नंबर प्रश्न, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से क्यों जाना जाता है, या कह सकते हैं बनास संस्कृति कहे जाने का मुख्य कारण क्या है। अब अपन कहेंगे बनास नदी तो बहुत दूर है, आहड़ नदी यानी आयड़ नदी वो बहुत दूर है, तो ऐसे कैसे। तो आप कहना ध्यान रखना, ये 4 ऑप्शन है, इसमें मैं पहला ऑप्शन टिक लगा रहा हूँ। क्या है कि बनास नदी की जो सहायक नदी है कौन सी, आयड़ नदी। क्या है, आयड़ नदी, और उसके ऊपर यह सभ्यता विकसित होने के कारण, उसके किनारे विकसित होने के कारण क्या कहते हैं अपन, बनास संस्कृति कहते हैं। या मैं और डिटेल में कहूँ कि जो बनास की जितनी भी सहायक नदियां, जैसे मान ली कोठारी हो गई, जो बनास ये हो गई, इन सब की किनारे जो भी सभ्यता उन सबको बनास संस्कृति कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पानी कहा जाता है बनास नदी के अंदर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बनास की जो भी सहायक नदी है उन सबको, या कह सकते हैं अपन कि बनास के आसपास जितनी भी सभ्यता विकसित हुई उन सबको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये इसका प्रश्न का उत्तर है। अपन देखते हैं विशेष की ओर क्या क्या है। तो ये देखिए, आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ व बेड़च नदी के किनारे, आयड़ या बेड़च दोनों कह सकते हैं। अपन देख कहे कि आयड़ नदी जब निकलती है उसके बाद में उदयपुर के अंदर उदय सागर झील है उसको जल देती है, उसके बाद में उसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी हो जाता है। या आप यदि भूगोल पढ़ेंगे उसमें नदी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर अपन कहते हैं कि इसमें अनाज रखने के बर्तन मिले जिन्हें गोरे या कोठे कहा गया। ये टॉपिक मैंने, या ये फैक्ट मैंने इसलिए डाला क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ मुझे लग रहा था कि ये लगा सकते हैं अपन। तो गोरे वो कोठे कहा गया अनाज रखने के बर्तन, तो आप कह सकते हैं गोरे या कोठे इसको बोला गया। फिर अपन कहते हैं आगे प्रश्न है कि कौन सा धातु आहड़ सभ्यता से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक जुड़ा हुआ धातु कौन सा है, तांबा है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी बोला गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तांबे के अलावा कांसा भी मिला कुछ, लोहे में भी कुछ मिला, परंतु चांदी यहाँ पर कोई मिली नहीं, तो आपको चांदी को हमेशा क्रॉस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है, आहड़ सभ्यता का प्रमुख अर्थव्यवस्था। एक तरह से कह सकते हैं आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या थी। अर्थव्यवस्था यानी कि जैसे उद्योग क्या था, वहां पे व्यापारिक केंद्र था, और क्या था, कृषि थी, कृषि के साथ पशुपालन था, और एक तरह से अपन कहे कि ताम्र उद्योग यहाँ पे प्रचलित था। इसलिए अपन तीनों एक साथ कह सकते हैं कि कृषि तथा पशुपालन, यदि इनमें से कोई भी एक नहीं आए, मान लो जी तांबा नहीं आए, तो भी कृषि पशुपालन को आपको टिक लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन कि क्या था यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ के लोग गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, कपास की खेती करते थे। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी फसल थी और किस किस की फसल के शाख से अपने को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है अपने पास, आहड़ सभ्यता के लोग मृतकों के साथ क्या दफनाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करना, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए कि ऐसी सभ्यता जिसमें मृतकों के साथ कुछ खास चीज दफनाई हुई मिली है, और वो क्या थे, आभूषण तथा गहने। आभूषण तथा गहने, कोई मरता था उसके साथ में आभूषण तथा गहने दफनाते थे, और ऐसा सोचते होंगे ये, जैसा अपने इतिहासकारों ने बताया है कि सोचते होंगे कि हाँ, जिस आदमी के साथ ज्यादा गहने जाएंगे वो आगे और अपने अमीर का अमीर पैदा होगा, एक तरह से अपन कहे क्या, उसके पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये ध्यान रखना, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास रखने के कारण आभूषण तथा गहने दफनाए जाते थे। आहड़ सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए मृतकों को दफनाने के साथ साथ आभूषण गहने रखते थे, ये आपको याद रखना है। आहड़ सभ्यता में रंगाई चपाई उद्योग, आहड़ सभ्यता में रंगाई चपाई उद्योग के होने का पता कैसे चलता है, ऐसा प्रश्न है, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या है, रंगाई चपाई में प्रयोग लिए जाने वाले ठप्पा मिले, एक तरह से कहे कि ठप्पे मिले थे बहुत सारे। और ये ठप्पे किसके लिए काम आते हैं, कि दाबू प्रिंट जो अपने को होती है, ध्यान रखना, एक ठप्पा प्रिंट होती है, जैसे गोल गोल किसी सूती कपड़े पर ठप्पा प्रिंट करते हैं, ठीक वैसा ही एक तरह से ठप्पे मिले यहाँ से, इसलिए अपन कह सकते हैं कि रंगाई चपाई उद्योग भी यहाँ पर था, जिसमें सूती वस्त्रों पर ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट के साक्ष्य अपने को मिले थे।
ठीक है। ये मैंने लिखा है कि उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से सूती वस्त्र पर रंगाई की जाती थी जिसे ठप्पा प्रिंट या दाबू प्रिंट कहा गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आर्ट सभ्यता तो वो ही रहने वाली, अलग से होने वाली नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 8 नंबर प्रश्न पे। आहट सभ्यता के घरों की दीवारें, आहट सभ्यता के घरों की दीवारें प्राय किससे बनी होती थी, ऐसा प्रश्न है। तो ध्यान रखना कि कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ पे हुआ, ये आपको पहले तो याद रखना। कच्ची ईंट ये हुई थी कालीबंगा के अंदर। कहाँ हुई थी? कालीबंगा के अंदर। मैंने बताया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। और पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो वो है अपने पास आहड़ के अंदर। क्या है? आहड़ सभ्यता के अंदर पक्की ईंटें है। तो पत्थर तथा पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था कहाँ पर? आहड़ सभ्यता की घर की दीवारों के ऊपर। ठीक है, अब ईंटें कैसी थी, तो ध्यान रखना कि धूप में सुखाई हुई ईंटें थी। ये प्रश्न यदि कभी फैक्ट्स के अंदर पूछ ले, कथन करने के अंदर पूछ ले, तो धूप में सुखाई गई पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, आहड़ सभ्यता में नीले रंग का पत्थर किस नाम से जाना गया? आहड़ सभ्यता में एक नीले रंग का पत्थर मिला है, किस रंग नाम से जाना गया उसको? तो इसका सही उत्तर क्या? लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली नाम से जाना गया। और नीले रंग का पत्थर है, बहुत ही खास पत्थर है, अन्य किसी भी सभ्यता में यह नहीं मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने लिए बन जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि और कौन कौन से पत्थर थे। तो नीले रंग का पत्थर लेपिलिस, लेपिस लाजुली। दो पत्थर और थे, राम शेकाश्म और स्फटिक। ये दोनों पत्थर और थे जिनके कुछ टुकड़े मिले थे, और इनसे टुकड़े जो थे ये बहुत धारदार होते थे और जिनसे औजार और उपकरण बनाए जाते थे। तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। राम शेकाश्म और स्फटिक क्या है? एक ऐसे पत्थर है जिनके औजार व उपकरण बनाए जाते थे। एक बलुआ पत्थर और मिला था जिससे सील बट्टे मिले, सील बट्टे भी मिले थे, और वो किससे निर्मित थे? बलुआ पत्थर से निर्मित थे। इसके अलावा अपन कहते हैं तांबे और लोहे की कुल्हाड़ी मिली, तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं भी मिली। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा। आगे चलते हैं अपन कि आहट सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया। आहट सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया? तो टोटल कितने स्तर इसके? 8 स्तर आहट सभ्यता के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना, 5 स्तर किसमें थे? कालीबंगा के अंदर थे। 5 स्तर किसमें थे? कालीबंगा के अंदर थे, आपको ध्यान रखना। और 8 स्तर किसमें है? आहट सभ्यता के अंदर है। और दो वो भी याद रखना है कि कालीबंगा के अंदर जो 2 स्तर है पहले वाले, वो तो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता से भी पुराने हैं। किसमें थे? सिंधु सभ्यता से भी पुराने थे। और 3 स्तर थे जो इसके सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के समय के थे, एक तरह से कहते हैं समकालीन थे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, आहट सभ्यता से प्राप्त वस्तु जिससे संयुक्त परिवार प्रणाली का पता चलता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लगा दीजिएगा। इसमें क्या क्या ऐसे जो चीजें थी जिससे पता चला कि संयुक्त परिवार होगा। इसका सही उत्तर क्या है? एक घर में 6 कमरे होना, एक घर में 6 कमरे होना। इसका सही उत्तर है कि मान लीजिए घर मिला ऐसा जिसमें 6 कमरे थे, छोटे छोटे। ठीक है, छोटे छोटे कमरे, और उसके अंदर हर घर के अंदर, कमरे के अंदर एक एक चूल्हा था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे एक तरह से क्या कह सकते हैं, संयुक्त परिवार की प्रणाली प्रचलित थी। इसके अलावा और क्या मिला, तो वो भी अपन देखते हैं। कि देखिए, 6 कमरे मिले एक घर के अंदर, अलग अलग 6 चूल्हे मिले, और कुछ चूल्हे थे जो 2 मुंह वाले भी थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट करना, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया तो आप इसको हाईलाइट करना कि 2 मुंह वाले चूल्हे चूल्हे थे। और कहते हैं कि सामूहिक भोजन होता था, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हुआ है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार प्रणाली और सामूहिक भोजन जैसी व्यवस्था यहाँ पर थी, ऐसा यहाँ पर पता लगा। फिर अपन कहते हैं कि यूनानी सिक्का मिला है जिस पर किसका चित्रण था, ऐसा प्रश्न है। तो यूनानी एक सिक्का था जिस पर सूर्य का चित्रण था। सूर्य को यूनान के अंदर अपोलो कहा गया। सूर्य को यूनान के अंदर क्या कहा गया? अपोलो कहा गया। इसलिए अपन कहते हैं कि अपोलो क्या एक तरह से सूर्य है। मुद्रा पर सूर्य का चित्र था जिसे अपोलो कहा गया, जिसका संबंध यूनान से था, अर्थात यह सभ्यता एक व्यापारिक केंद्र थी। व्यापार कहाँ तक था? यूनान तक था। यानी एक तरह से कह सकते हैं यूनानी सिक्का यूनान से आहड़ क्यों कैसे आया, तो व्यापार होता था, इस कारण यहाँ पर यह आया होगा, ऐसा इतिहासकार या उत्खननकर्ताओं ने माना था। ठीक है, फिर अपन कहें कि बैल से बनी, मिट्टी से बनी बैल की एक मूर्ति मिली थी जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट करना, प्रश्न बहुत बार पूछा है कि आहट सभ्यता से प्राप्त जो बैल की मिट्टी से बनी हुई बैल की मूर्ति थी उसको किस नाम से पुकारा गया? बनासियन बुल की या बनासियन बैल की संज्ञा दी।
13 नंबर प्रश्न अपने पास और अंतिम प्रश्न अपने पास, आहट सभ्यता से प्राप्त वस्तु जिससे मंदिर या लोगों के आस्तिक होने का पता चलता है, ऐसा क्या चीज ऐसी मिली जिससे उनको पता चला कि यहाँ पर मंदिर होंगे या लोग आस्तिक होंगे, ऐसा पता चला था। तो इसका सही उत्तर क्या है, त्रिशूल का मिलना। त्रिशूल मिली थी यहाँ पर, और त्रिशूल मिलने के कारण पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई किसी देवी का मंदिर होगा और उसमें त्रिशूल होगी, और इसलिए यहाँ पर पूजा पाठ होते थे। इसके अलावा भी यहाँ पे पूजा की थाली भी मिली, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे अपने पास कुछ प्रश्न जिसमें देखिए ये पूजा की थाली और त्रिशूल मिला, ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी है, जिससे पता चलता है यहाँ पर मंदिर होंगे और यहाँ के लोग पूजा पाठ में आस्था रखते होंगे। ये थे अपने पास कुछ आहट सभ्यता, और इसमें आहट सभ्यता पूरी की पूरी मैंने एक तरह से वर्णन कर दिया आहट सभ्यता को, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अपन मिलते हैं नेक्स्ट सभ्यता के साथ, तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।